हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उससे पहले हमने कहा था कि व्हाट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी। हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी एनर्जी की। ठीक है, तो उसमें आपने मैकेनिकल एनर्जी के लिए कहा था दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और किसकी वजह से आती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब आपने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन आती है, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आ रही थी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर जब आपने फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो इन द रेफरेंस ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपके पास में अर्थ पे ही है, या जो आपने सरफेस कंसीडर किया है उस सरफेस पे ही है। ठीक है, कि ये बॉक्स हो सकता है, आपके पास में कोई व्हीकल है, आपके पास में कार है या बसेज हैं आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में ये अर्थ सरफेस पे ही मूव कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो जो इसका आपके पास में डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी इसी तरीके से होगा। बट अब बारी आती है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो किसकी वजह से दी, ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है और ये किस वजह से आती है। ठीक है, हमें ये स्टडी करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ एनर्जी में, कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसकी वजह से, डिस्प्लेसमेंट या फिर आपके पास में पोजीशन की वजह से आती है। ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द पोजीशन आपके पास में ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है, तो पोजीशन तो यहाँ पर भी आपके पास में चेंज हुई है, बट ये आपके पास में चेंज किस तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज द अर्थ सरफेस, ये आपके पास में अर्थ सरफेस है और आपने यहाँ पर कोई बॉक्स रखा हुआ है या कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट तक लेकर जाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट तक मूव करवाते हैं। ठीक है, तो आपने इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर इस बॉक्स को रखा या किसी फ्लोर पर ले गए। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह सुबह बैग को कैरी करते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं आपके पास में, और क्या करते हैं आप ग्राउंड फ्लोर से, अगर आपका क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे है तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेकर उसे फर्स्ट फ्लोर तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करते हैं कि बैग की जो पोजीशन है आप उसे चेंज करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड टू द फर्स्ट फ्लोर। तो इसी तरीके से आपके पास में ये बॉक्स है और आपने इसकी पोजीशन को चेंज किया है फॉर ए पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, तो आपने उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो इस टाइम जो उसके अंदर आपके पास में ड्यू टू दिस फोर्स एंड ड्यू टू दिस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, अब क्या होगा, आपके पास में वर्क डन होगा, और वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो इस बार जो एनर्जी की फॉर्म होगी आपके पास में वो कौन सी फॉर्म होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी परचेज बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और द शेप की वजह से भी हो सकती है, इज नॉन एज द पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द पोजीशन और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से आपके पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता चला। वहां पर भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अर्थ सरफेस पे ही होता है, बट यहाँ पर आपके पास में जो पोजीशन का चेंज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक है आपके पास में, आप उसे अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, देन आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी को भी आप किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में। अच्छा, उससे पहले हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल क्या होंगे आपके पास में। कोई स्टोन है, आप उसको क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ठीक है, आपके पास में कोई स्टोन है, आपने उसको थ्रो किया, एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, फॉर एग्जाम्पल h हाइट है उसकी। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, ग्राउंड फ्लोर से और h हाइट तक आपने उसको थ्रो किया है, फेंका है, तो क्या होगा आपके पास में, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इसी तरीके से स्टोन की जगह आप बॉल ले सकते हैं, तो बेसिकली उनमें क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो हमारे डैम है, हम उनमें क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो जो वाटर उसमें स्टोर होता है वो भी क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टोर वाटर है उसमें भी क्या होगी,
पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द हाइट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आपके पास में स्टोर है, ठीक है। तो उस टाइम जो वाटर में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट अगर आपके पास में कोई वाटर है, वो किसी रिवर में है, ठीक है, किसी नदी में है, तब वो मूविंग है, स्टेशनरी नहीं, मूविंग कंडीशन में है, तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर आप उसी वाटर को किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं, ठीक है, कि आपके पास डैम है, तो हम क्या करते हैं कि डैम में आपके पास में, जैसे हम कहते हैं कि आप वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप डैम में से जो वाटर होता है उसको एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिराते हैं, ठीक है। इन दैट केस आपके पास में वाटर में कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अगर वाटर अर्थ सरफेस पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी हाइट से आप उसको मूव करवाते हैं, दैट मीन्स हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द मेन डिफरेंस हियर, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगेन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है आपके पास में, एक टाइप्स की एनर्जी ही है, ठीक है। तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या थी आपके पास में, जूल, ठीक है। और 1 जूल किसके बराबर होता है आपके पास में, वर्क डन किसके इक्वल था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास में अगेन 1 जूल किसके बराबर आएगा, फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में। तो 1 जूल किसके इक्वल आएगा, 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यूनिट की बात की है। देन डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास में, मीटर, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। अगेन यहाँ पर भी आपके पास में सेम है, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी में निकाला था कि 1 जूल हमेशा ही सेम रहे। तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की यूनिट आपके पास में सेम रहेगी, यानी कि 1 जूल ओके। तो 1 जूल आपके पास में सेम रहेगा आपके पास में, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है किसी ऑब्जेक्ट के लिए एट ए हाइट, यानी कि आपके पास वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या करेंगे, आप कंसिडर करेंगे कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास में अर्थ सरफेस है और यहाँ पर रखा हुआ है, एंड m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है F, ठीक है। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो आप क्या करेंगे, इसकी पोजीशन में चेंज होता है और ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाता है, ठीक है। और आपने कंसीडर किया कि जो हाइट है वो आपके पास में h से डिनोट किया है उसे, ठीक है। तो अब आपके पास में जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन चेंज हुई है, और वो कहाँ तक हुई है, h हाइट तक हुई है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब क्या है आपके पास में, कि आप क्या कैलकुलेट कर लें, वर्क डन कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगेन फोर्स आपने अप डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, अप डायरेक्शन में, तो आपके पास में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है आपके पास में, अगेन 1। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब या वर्क डन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स कितना अप्लाई किया है, अर्थ सरफेस से कर रहे हैं तो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। दिस इज द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपके पास में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, mg इनटू में s की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, और यही आपके पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mg h। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी, जो कि आपके पास में ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक पर्टिकुलर हाइट, और हाइट आपने h से डिनोट की है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ से आता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है।
फर्स्ट लॉ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। देन सेकेंड फैक्टर क्या है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जी की वैल्यू वेरी करती है ऑन द सरफेस, कितनी होती है, अर्थ सरफेस के ऊपर आपके पास में बात की जाए तो अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर आप अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे तब भी आपके पास में जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने का मतलब आपके पास में जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ठीक है, तो आपके पास में ये आपको चेकआउट करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में जी की हुई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। देन थर्ड फैक्टर इज हियर पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। हाइट जितनी ज्यादा हाइट पे जाएगा उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑन विच द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स। इनके ऊपर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी, और दीज फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सारे के सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये फैक्टर्स अगर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, ये फैक्टर्स अगर डिक्रीज करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास में डिक्रीज ही होगी, ठीक है। अगर आपके पास में जी की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर ये आपके पास में जी की ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, बहुत, ठीक है। और अगर आपके पास में हाइट 0 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 भी हो सकती है आपके पास में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की ऑल वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, जबकि आपने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। वहां पर काइनेटिक एनर्जी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में रेस्ट में है तो उस टाइम पे आपके पास में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मूविंग है दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बट काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपके पास में नेगेटिव नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें, जबकि आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी की ऑल वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में, ओके, आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या आती है, mgh आती है, और इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपके पास में, या पोटेंशियल जो एनर्जी है, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन हाइट। यानी कि अगर आपके पास में, अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको, ठीक है, तो वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ये आपके पास में अर्थ सरफेस है आपका, ठीक है, हमने इसको अर्थ सरफेस कंसिडर किया है, और आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट तक पोजीशन चेंज होती है इसकी, ठीक है, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट तक इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो मास तो आपके पास में अगेन m है, और ये हाइट जो है अर्थ सरफेस से, वो हाइट कितनी हो गई आपके पास में, आपने कहा कि वो h हाइट के लिए कंसिडर किया, ठीक है। अगर आप इस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरा है आपके पास में सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है जिसका मास m ही है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और आपने कहा कि ये एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको स्टॉप कर दिया, इतनी ही हाइट के लिए आपने इसको डिस्प्लेस किया है या इसकी पोजीशन चेंज की है, और मैं कहती हूँ कि ये हाइट मैंने h1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ऑब्जेक्ट यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो क्या होगा आपके पास में, फिर से आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, h1 हाइट पर जाने के बाद ये स्टॉप हो रहा है। आपने स्कूल बैग है, ठीक है, उसको ग्राउंड फ्लोर से लिया, फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, फिर वहां तक आपके पास में हाइट कितनी हो गई है, h1, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, सेकेंड फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स आप अगेन क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। आपने फिर से उसके ऊपर फोर्स लगाया और आप उसको कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, फिर से आप सेकेंड फ्लोर तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट का मास तो फिर से m ही रहेगा।
अगेन आपके पास में फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक की अगर आप हाइट H2 कंसीडर कर लेते हैं, बट आपने कहा कि सेकंड फ्लोर से लेके जो ग्राउंड फ्लोर तक की ये जो टोटल हाइट थी, ये हाइट आपके पास में अगेन कितनी ही है, h है, ठीक है। ये टोटल हाइट कितनी है, h है। तो यहां से मैं h को ये लिख सकती हूँ कि h1 प्लस h2 टोटल क्या होगी आपके पास में, h के इक्वल होगी आपके पास, ठीक है। अब इन दो एग्जांपल्स में, एक तो ये था, इस केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है आपके पास में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन हाइट ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है कौन, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि ये किससे इंडिपेंडेंट होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, बट इंडिपेंडेंट किससे है, ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करते हैं या फिर इस पाथ के लिए, क्योंकि इसमें आपने सीधा h हाइट के लिए उसको थ्रो किया है या h हाइट के लिए आपने उसको डिस्प्लेस किया है, यहाँ पर क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट को आपने h1 हाइट के लिए किया, फिर से आपने उसके ऊपर दोबारा फोर्स लगाया और फिर से उसको h2, बट h1 प्लस h2 टोटल हाइट कितनी ही है, इस h के बराबर ही है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में पाथ चेंज हो गया, आप दो स्टेप में उसको h हाइट तक लेकर गए, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेप में आप उसको h हाइट तक लेकर गए। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, चाहे कोई भी पाथ हो, ये पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगी, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट while going from initial to the final position, पहली पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दैट इज फाइनल पोजीशन। बीच में कौन सा पाथ फॉलो किया, इस तरीके से घूम कर जा रहा है फाइनल तक या फिर सीधे जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, कैसे करोगे, दोनों डायग्राम्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स अप डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस में है, ये भी आपके पास में s की वैल्यू हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो दोनों ही चीजें एक सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा आपके पास में 0 डिग्री, दैट मीन्स कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1, ठीक है। तो यहां से आपके पास में दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप डायरेक्टली पुट करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से क्या होगी, फोर्स क्या होगा, m इंटू में g, ग्रेविटेशन की वजह से आएगा। देन s की वैल्यू कितनी है, h, तो इस केस में आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, mgh, ठीक है। देन अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट निकालते हैं हम सिर्फ इस हाइट के लिए, h1 हाइट के लिए। तो इसके लिए p पोटेंशियल एनर्जी जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो p a पाथ कंसिडर कर लो, ये a है, ये पोजीशन कंसीडर करेंगे तो ये बी पाथ, ठीक है। तो पी ए के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अगेन फोर्स अप डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास में S1 क्या होगा, ये भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट H1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में m फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो क्या आएगा mg, और इस बार हाइट कितनी है H1, देन p b कैलकुलेट करोगे फॉर द दिस पाथ, तो इसके लिए क्या आएगी आपके पास में mg, फोर्स तो सेम रहेगा आपके पास में क्योंकि मास उसका m है और g ग्रेविटी की वजह से रहेगा आपके पास में। देन हाइट कितनी है h2, ठीक है। और आपने क्या कहा था कि इस पाथ के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी आपके पास में pa प्लस pb, दैट इज इक्वल टू mg h1 प्लस mg h2, ठीक है, यही रहेगी। आपने यहां पर डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, h1 प्लस h2 क्या है, h के इक्वल, तो दोनों में से mg आउटसाइड, h1 प्लस h2 दैट इज इक्वल टू mg h हो जाएगा। तो जब आपने यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट की या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की तो उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास में mgh आ रही है, ठीक है। तो यानी कि आपने ये पाथ फॉलो किया एक स्टेप वाला, तब भी आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही थी mgh, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपने ये वाला जब पाथ फॉलो किया
ठीक है। इसमें भी आपके पास में टोटल हाइट तो h है, बट आपने टोटल हाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, h1 एंड h2, ठीक है। इस केस में आपने टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है, दैट मीन्स वो भी आपके पास में क्या आ रहा है, mgh। तो इससे क्या प्रूव होता है आपके पास में कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे, बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है हमेशा, ठीक है। क्लियर है द स्टेटमेंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास में गिवन है कि कैलकुलेट द एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है possessed by a stone of mass 10 ग्राम kept at a height of 5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, गिवन क्या है ये लिखना, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है तो आपके पास में मास क्या गिवन है, आपके पास में 10 ग्राम, ठीक है। देन एट ए हाइट ऑफ 5, तो हाइट कितनी गिवन है आपके पास में 5 मीटर। अगेन जी की जो वैल्यू आपके पास में अगर गिवन है तो आपको वही लेनी है, 9.8 गिवन है तो 9.8, और अगर आपके पास में 10 गिवन है तो आप 10 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में 9.8 गिवन है तो आपको 9.8 ही यूज करनी है, दैट इज जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन हमें कैलकुलेट क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट, जूल होती है। तो एसआई यूनिट में ही आपकी सारी की सारी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर पुट करनी है उन सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो यहाँ से अगर आप इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10/1000, दैट मीन्स 1/100 किलोग्राम हो गया आपके पास में। हाइट के लिए मीटर ही होता है एसआई यूनिट, ये भी आपके पास में एसआई यूनिट में ही है। तो यहाँ से अब वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी है 1/100, इनटू में g की वैल्यू कितनी है 9.8, पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 10, इनटू में हाइट कितनी है आपके पास में 5, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, 5 और 98 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 0, 4, 45, देन 45, देन 4 ईयर आपके पास में 49 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, 0.49 जूल। तो यहाँ से आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0.49 जूल आएगी आपके पास में, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आपसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, उसके बाद में ये देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। इसके बाद में जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास में यूनिट चेकआउट करते हैं, सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो एसआई सिस्टम में लेते हैं या सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ से सभी की यूनिट एसआई सिस्टम में की हमने, चेंज करने के बाद में आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, इसके बाद में एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। उसमें क्या गिवन है आपके पास में, एक बैग गिवन है ऑफ वेट 50 kg, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन ही लिखना है। तो वेट गिवन है आपके पास में एक तरीके से, तो वेट का मतलब है मास गिवन है आपके पास में 50 kg, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट, हाइट कैलकुलेट करनी है टू विच इट शुड बी राइज सो दैट एक पोटेंशियल एनर्जी इज, क्या गिवन है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 5000 जूल। और इस बार आपके पास में g की वैल्यू कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है, h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ चेकआउट ऑल दीज आर इन एसआई सिस्टम, ये सारे के सारे एसआई सिस्टम में ही हैं। तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। आपको फाइंड आउट ये करना है तो बाकी टर्म्स को इधर लेकर आओगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय mg, यही होगा आपके पास में। तो सभी की वैल्यूज पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास में 5000 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है 50, इनटू में g की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 से 10, 1 से 1 कैंसिल आउट, 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 10। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है 10, और आपके पास में एसआई सिस्टम में है सारी की सारी यूनिट्स। तो हाइट की एसआई सिस्टम
SI सिस्टम में यूनिट क्या होगी आपके पास में? मीटर। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? 10 मीटर। तो इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पर तो हाइट निकलवाइए, आप यहाँ पर जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।